हाँ जी, सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को सीताराम। स्वागत करता हूँ मैं फिर से एक बार आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज जो है दोस्तों अपन बात करेंगे इसके अंदर, कल जो पिछली क्लास थी उसके अंदर अपन ने चैप्टर 1.1 का जो पहला प्रश्न है और दूसरा प्रश्न है अच्छे से सोल्व करने का प्रयास किया था, और बेसिक जो था डेफिनेशन संख्याओं के बारे में भी अपन ने पढ़ा, और एक दो फॉर्मूले थे वो भी अपन ने पढ़े थे, और स्टॉप किया था अपन ने दूसरे प्रश्न को समाप्त करने के बाद। तो आज की जो क्लास रहेगी वो तीसरे के बाद वाले प्रश्नों की रहेगी, जिसके अंदर तीसरा प्रश्न दे रखा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो ये हमारे लिए कोई नया प्रश्न नहीं है, क्योंकि कल जो क्लास थी उस क्लास के अंदर अपन ने अभाज्य गुणनखंड विधि का नाम नहीं आया, फिर भी जो है LCM और HCF जो निकालना अपन ने कल भी सीखा था, और फिर उसकी जांच भी की थी अपन ने। पर उसमें थोड़ा सा चेंज ये हुआ कि कल वाले सवाल में संख्याएं 2 थी और आज वाले सवाल के अंदर संख्याएं कितनी है मित्रों, 3 दे रखी है। तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसेस वो का वही रहेगा, केवल संख्याएं चेंज हो गई कि उसमें 2 थी और इसमें 3 है। बाकी HCF निकालने के लिए अलग अलग गुणनखंड निकाल लेंगे और LCM निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, साथ में अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो शुरुआत करते हैं तीसरे प्रश्न की। प्रश्न ये है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकालना है। पहला सवाल दे रखा तीसरे का 12, 15 और 21 दे रखा अपने को, 12, 15 और 21। तो ध्यान से देखिएगा, ये चल रहा है अपना प्रश्नावली जो है 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का पहला, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला चल रहा है। ध्यान से देखिएगा, संख्या दे रखी है 12, 15 और 21 दे रखी है, 12, 15 और 21 दे रखा अपने को। सबसे पहले निकालते हैं अपन HCF, 12, 15 और 21, ये अपना सवाल दे रखा है। HCF निकालने के लिए अपन ने क्या तरीका बताया था पहले आपको, कि अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकाल लो। तो निकाल लेते हैं भाई। देखिए ध्यान से, इधर ये 12, 2 से भाग लगाया 6 बार जाएगा, फिर 2 से लगाया 3 बार जाएगा, फिर 3 का लगाया ये 1 बार जाएगा। इधर वापस 15 है, 15 में 3 का जाएगा, 5 बार जाएगा, फिर 5 का जाएगा, ये 1 बार जाएगा। इसके बाद में फिर 21 है, तो ये 21 ले लिया हमने, 3 का लगाया, 7 बार जाएगा, फिर 7 का इसमें जाएगा, 1 बार चला जाएगा। तो ये हो चुके इसके अभाज्य गुणनखंड, जो अपन ने कल भी पढ़ा था। पर कल थोड़ा सा चेंज था, उसमें 2 संख्याएं थी और इसके अंदर नया क्या हो गया, संख्याएं 3 हो गई। बाकी प्रोसेस सेम वही रहेगा पिछली वाली क्लासों की तरह ही। तो देखना आप इसको HCF में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे उसमें 2 संख्याएं थी, ऐसे लिखते थे अपन 12, और ये लिखा अपन ने 2 इंटू 2 इंटू ये 3 लिख दिया भाई। और इसके बाद में 15 जो है ये लिखा, 15 के लिए लिख दिया अपन ने यहाँ पे 3 इंटू 5, और फिर 21 के लिए लिख दिया हमने 3 इंटू 7, ये कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो फिर अपना तरीका क्या था कि भाई 2 संख्याओं के गुणनखंड में जो सेम मिलेगा वही अपना क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो सर 3 संख्याएं हैं तो 3 में भी घबराने वाली बात नहीं है, जो तीनों में सेम मिलेगा वह अपना क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, ये 3, ये 3, ये 3, चाहे वो सीधे में एक लाइन में मत हो, पर तीनों में 3 3 है या नहीं है, तीनों में 3 3 है। इसका मतलब अपना जो आंसर है क्या हो जाएगा, HCF जो है 3 यहां पर हो जाएगा। HCF कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लिखेंगे अपन HCF बराबर कितना हो गया इसका, 3 हो गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। तीनों संख्याओं के अलग अलग गुणनखंड अपन ने निकाल लिए जी, निकाल लिए। फिर उसके बाद में इनको ऐसे जमा दिया, तो ये भी कुछ नहीं आनी है, पहले जमाया अपन ने। फिर जो तीनों में सेम मिल रहा है वो अपना क्या हो जाएगा, HCF। सर आपने कहा कि सेम मिल रहा है तो HCF हो जाएगा, पर अगर सेम नहीं मिलेगा तो उसका आंसर क्या होगा। तो उस पर घबराने की बात नहीं है। अगला जो सवाल आएगा लास्ट वाला, वो इसी पर आधारित होगा, जिसमें कुछ भी सेम नहीं मिलेगा, तो उसमें भी आपको समझा देंगे अपन। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि HCF कैसे निकाला अपन ने। तीनों में 3 सेम मिल चुका है तो आंसर कितना हो चुका है, 3 हो चुका है। फिर अपन बात करते हैं इसके LCM की। जी ध्यान से देखिए, LCM के लिए अपन क्या करेंगे, LCM के लिए सभी संख्याओं को ले लेंगे अपन साथ में, सभी संख्याओं को क्या ले लेंगे, साथ में। चलिए अपन क्या करते हैं, पूरा ही बिल्कुल ही नया पेज ले लेते हैं, ये रहा, ठीक है। अपना सवाल क्या था, 12, 15 और 21, 12, 15 और 21 दे रखा है। तो LCM निकालना अपने को, LCM
एलसीएम के लिए साथ में लिखेंगे 12, 15 और 21, सभी का एलसीएम साथ में। 2 से डिवाइड करते हैं 6 बार, ये 15 में नहीं जाएगा, 21 में भी नहीं जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करते हैं 3 बार, ये 15 और ये 21। फिर 3 का जाएगा इसमें 1 बार, और ये 5 बार, और ये 7 बार। फिर 5 का लगाएंगे, ये इसमें नहीं जाएगा, 1 का तो 1 ही आएगा, और इसमें 1 बार, और ये 7 का 7। फिर 7 का लगाएंगे, ये 1 और ये 1 और ये 1 हो गया, 1 1 आ गया। कब तक सोल्व करते हैं? जब तक नीचे 1 1 नहीं आ जाए तब तक अपन इसको सोल्व करते हैं। चलिए फिर एलसीएम लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पर लिख दूँ मैं एलसीएम बराबर जो गुणनखंड आए हैं उनको एक बार मल्टीप्लाई में खतरे के रूप में छाप दो वहाँ पर, 2 2 3 5 7। तो ये लिखा भाई 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ये छाप दिया भाई। लीजिए तो एलसीएम जो है वो कितना हो जाएगा अपना यहाँ पर, इन सभी संख्याओं का गुणा। तो सभी संख्याओं का गुणा क्या होगा भाई, 7 5 हो गए 35, और 35 2 हो गए 70, और 70 2 हो गए 140, 14 3 42, 420। लो भाई आंसर भी 420 है। 2 इंटू 2 हो गए 4, 4 इंटू 3 12, और 12 5 कितने हो गए, 12 पंजे 60, और 60 को गुणा करवाया 7 से, 7 6 42 और 0, 420 इसका आंसर आ चुका है। ठीक है भाई, चलिए अगले सवाल की बात करते हैं अपन। अगला सवाल क्या है इसका, उसको देखते हैं। तीसरे का पहला अपन ने समझ लिया, तीसरे का दूसरा सवाल कहता है कि 17 23 और 29, 17 23 और 29 का हमें आंसर निकालना है। तो अभी निकाल लेते हैं अपन। हाँ जी, ये लीजिए प्रश्न है सेकंड वाला, 17 23 और 29। ये अपन ने लिख दिया। वही प्रोसेस, बार बार वही काम करना अपने को एचसीएफ में और एलसीएम में, कोई नया नहीं है, केवल संख्याएं चेंज हो रही हैं, तो घबराने वाली बात है नहीं। 17 के गुणनखंड, 17 के गुणनखंड हो जाएंगे 17, और 17 में 17 का भाग लगाया कितनी बार जाएगा, एक बार, मामला खत्म। फिर 23 का, तो मित्रों 23 के अंदर भी 3 का भाग जाएगा, और वो भी कितनी बार, एक बार चला जाएगा, ये मामला भी खत्म। लीजिए आगे फिर 29, तो 29 के अंदर भी हमेशा किसका भाग जाएगा, 29 का, और वो भी एक बार, तो ये मामला भी खत्म। आ गया भाई उसी टाइप का सवाल। चलिए लिखते हैं इसको कैसे। 17 के गुणनखंड 17 ही है, और 23 के गुणनखंड 23 ही है, और 29 के गुणनखंड क्या है, 29 ही है। कोई समस्या भाई यहाँ तक ना है? चलिए HCF, मुझे ये बताओ तीनों में कुछ सेम मिला? तीनों में कुछ भी सेम नहीं मिला सर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 17 23 और 29 है, इनके गुणनखंड में कुछ भी सेम नहीं मिल रहा है, और कुछ भी सेम नहीं मिल रहा है तो मैंने बताया था कि क्या करेंगे, एक लिखेंगे आंसर। क्यों? अगर कुछ भी सेम नहीं मिल रहा है तो इनटू में हम एक मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? इनटू में एक मान सकते हैं। कुछ भी सेम नहीं मिल रहा हो तो अपन इनटू में एक मान सकते हैं। तो सभी के इनटू में एक मान लिया, और जब सभी के इनटू में एक मान लिया तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, एक हो जाएगा। आया समझ में? कुछ भी सेम नहीं मिल रहा हो तो आपको आंसर हमेशा कितना लिखना है, यहाँ पर एक पुट कर देना है। और कैसे एक आया, तो सभी के मल्टीप्लाई में एक लिख दो, तो सर तीनों में क्या सेम मिला, एक मिला। आया समझ में? चलिए अब दूसरे सवाल की, इसके दूसरे टाइप की बात करते हैं। ये तो अभी अपन ने क्या निकाला, HCF निकाला। अब इसका ही LCM निकालना अपने को, 17 23 और 29 का LCM निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा, LCM ज्ञात करना, वैसे अब तो आप ध्यान ना लगाओ तो भी आपको ये सवाल आ जाएगा, क्योंकि एक बार समझ लिया तो कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। 17 23 और 29, 17 23 और 29 डिवाइड करते हैं 17 से एक बार, ये इसमें नहीं जाएगा और ये इसमें भी नहीं जाएगा। फिर डिवाइड करते हैं 23 से, ये 1 बार, ये भी 1 बार, और 29 एज इट इज़ वैसा ही छप जाएगा। फिर आगे बात करें तो फिर अब किससे डिवाइड करना पड़ेगा अपने को, 29 से। तो ये लिखा सर 29, ये 1 और ये 1 और ये 1 आ चुका है। आ गया 1 1 लास्ट में। तो अपना जो आंसर है 17 इंटू 23 इंटू क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दूँ मैं LCM बराबर 17 इंटू 23 इंटू 29। ये अपन ने यहाँ पे लिख दिया भाई, तीनों संख्याएं लिख दी। अब तीनों संख्याओं का क्या करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है। तो अभी करवा देते हैं भाई, LCM
बराबर, पहले 17 को किससे गुणा करवाएंगे अपन, 23 से गुणा करवाएंगे, तो ये लिख दो 23 और ये लिख दिया अपन ने 17, हो गए 7 3 21 और ये 2, 7 2 14 15 16 इंटू ये हो गए 3 और ये हो गए 2, ये 1 और ये 9 और ये हो गए 2 और 1 3, 391, ये आ गया 391 आया। अब 391 का जो है वापस किससे गुणा करवा लेवे, 29 से गुणा करवा लेवे, तो ये लिखा 29, ये चला जाएगा यहाँ पे 9 और 9 9 81, 81 का 1 और ये हासिल के 8, 9 3 27 और 27 और 3 हो गए 30 और ये 35 और ये हो गया इंटू ये 2 2 9 18 के 8 और ये 1 हो गया और 2 6 और ये 7 हो गए, तो ये आया 9 और इधर 3 और 8 5 13 के 3 हासिल का 1 7 और 10 और ये 11 11 339। ठीक है भाई, तो इसका जो आंसर है वो कितना आ चुका है, 11 339 आ चुका है। तो देख सकते हो आपकी एलसीएम कैसे ज्ञात किया, तीन संख्या थी, तीनों को साथ में लिखा और फिर 17 से डिवाइड किया एक बार, फिर 23 का 23 उतार दिया, 29 का 29 उतार दिया अपन ने, फिर 23 से डिवाइड किया एक बार और 29 का 29 उतर गया और फिर 29 को जो है 29 से भाग लगाया तो ये आ गया 1। तो एलसीएम जो है वो आ चुका है 17 इंटू 23 इंटू 29। फिर गुना ही करवाना है, गुना बड़े ध्यान से करना है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो एज इट इज सेम तरीका है। तो ये हो चुका है इसका दूसरा सवाल। अब बात करते हैं अपन इसके तीसरे सवाल की। तीसरा सवाल क्या कहता है, ध्यान से देखना। तीसरे सवाल में संख्या दे रखी है अपने को 8 9 और 25 दे रखी है। क्या दे रखा भाई, 8 9 और 25 दे रखी है अपने को। तो ये लिखा मैंने यहां पे तीसरा सवाल 8 9 और 25। केवल आपको गुणा का और भाग का इसमें ध्यान रखना है, कहीं छोटी सी भी गलती हो जाती है तो अपने आंसर क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं गलती, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सभी से हो जाती है गलती, पर थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है इसके अंदर। ठीक है ना भाई, चलिए 8 9 और 25 दे रखा है, तो एचसीएफ निकालना सबसे पहले अपने को। तो एचसीएफ निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, अलग अलग गुणनखंड निकाल लेंगे इसके। 2 से डिवाइड करा 4 बार, फिर 2 से डिवाइड करा 2 बार, फिर 2 से ये 1 बार। जब से चैप्टर स्टार्ट किया तब से अपन अभाज्य गुणनखंड ही निकाल रहे, चाहे वो एचसीएफ हो, चाहे एलसीएम हो, चाहे जांच करनी हो, चाहे गुणनखंड निकालने हो। फिर 9 लिखा 3, 3 का भाग इसमें 3 बार और ये 1 बार आ गया भाई। इधर वापस लिखूं मैं 25 लिख दूं, ये लिख दिया अपन ने 25। 25 में किसका भाग जाएगा, 5 का, ये 5 बार, फिर 5 का ये 1 बार चला गया। आया समझ में, ठीक है भाई। अब यहाँ पे लिख देते हैं 8 बराबर 8 के गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 2, और फिर लिख देते हैं 9 के गुणनखंड 3 इंटू 3, और फिर 25 के गुणनखंड हो जाएंगे 5 इंटू 5। तो एच सी एफ बराबर, एच सी एफ क्या आएगा इसका, तो ध्यान से देखिएगा। एच सी एफ जो है, जो तीनों में सेम मिलेगा वही इसका एच सी एफ होगा। तो मुझे ये बताओ 8 9 और 25 के जो गुणनखंड में कुछ सेम मिला क्या, इधर 2 2 चल रहे हैं, इधर 3 3 चल रहा है, इधर 5 5 चल रहा है, तीनों में कुछ सेम है क्या, और तीनों में कुछ भी सेम नहीं है, तो इसका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। पिछले वाले सवाल की तरह इंटू में क्या मान लो, इसके 1 मान लो। आ गया समझ में, गुणनखंड आ चुके हैं और फिर तीनों के इंटू में अपन ने 1 मान लिया, तो ये आंसर इसका हो चुका है 1 हो चुका। ये तो था इसका HCF 8 9 और 25 का। फिर बात करते हैं इसके LCM की। LCM की बात करते हैं, तो LCM कैसे निकालते हैं देखना ध्यान से। LCM ज्ञात करना, अभी निकाल लेते हैं LCM। 8 9 और क्या लिखा मैंने, 25 लिख दिया भाई। 8 9 25, 2 से डिवाइड करो 4 बार, इसमें नहीं जाएगा, ये 9 के 9 और ये 25 के 25 हो जाएंगे। फिर 2 से 2 बार, ये 9 के 9 और ये 25 के 25, फिर 2 से 1 बार और ये 9 के 9 और ये 25 के 25। आ रहा समझ में सभी को। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 बार और ये 25, फिर और डिवाइड करेंगे अभी तो ये 1 बार और ये भी 1 बार और ये आ गए 25। फिर और डिवाइड करेंगे 5 से इसको, 1 और ये 1 और ये 5, और फिर अभी और भी डिवाइड करेंगे इसको, तो ये 1 और ये 1 और ये 1 हो गया। ठीक है भाई, तो ये हो चुके हैं इसके अभाज्य गुणनखंड LCM के रूप में। ठीक, अब इसको लिख देते हैं यहाँ पे LCM बराबर 1 2 3, 2 तो आ रहा 3 बार, 1 2 3,
फिर 3 आ रहा है 2 बार, फिर आ रहा है 5 आ रहा है। तो ये हो गया LCM बराबर 2 इंटू 2, इधर से गुणा करवाओ बोले, 5 इंटू 5 25, 25 2 50, 50 और 2 कितने हो जाएंगे 100, और 100 और 2 कितने हो जाएंगे 200, और 9 1800। ठीक है, अब इसको सही तरीके से गुणा करवा लेवे तो कोई बात नहीं। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, और इधर तो हो गए 8 और 8 दिए 24, और 24 इंटू 3 72, और इधर आ जाएगा 5 इंटू 5 हो गया 25, 10 ये 1 और 5 7 35 और 36 और ये 4 और ये 14। तो ये आ चुका है 0 0, और ये 8 हासिल का 1, और ये इधर चला गया 1800 आ चुका भाई 1800। तो अपना जो आंसर है, गुणा में थोड़ा सा ध्यान रखना है, गलती हो जाए तो भी। तो ये एलसीएम इसका आ चुका है 1800। आपको प्रोसेस समझ में आना चाहिए कि भाई इसको कैसे सॉल्व करते हैं। बाकी गुणा कहीं भी गलती भी हो जाए हमारे से तो वो ज़्यादा ध्यान वाली बात नहीं है, पर आना तो चाहिए हालांकि। तो ये हो चुका है इसका एलसीएम, और एचसीएफ भी अपन ने निकाल लिया है। तो ये जो अपना प्रश्न नंबर तीसरा जो है वो बिल्कुल एकदम क्लियर हो चुका है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो है पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों, अपन ने अभी एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना सीख लिया है। फिर अगला जो सवाल है वो ये कहता है कि एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है 306 और 657 का 9, तो हमें एलसीएम इसका फाइंड करना है। ठीक है, अब एलसीएम फाइंड करना है तो मन में तो डाउट ये नहीं होना चाहिए कि सर अभी अपन ने पढ़ा कि एलसीएम कैसे निकालते, दोनों संख्याओं को साथ में लेके डायरेक्ट इसको सोल्व कर लेवे तो इसका जो मल्टीप्लाई आएगा वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। यही अभी अपन ने पढ़ा, पर इसमें थोड़ा सा अलग तरीका लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि एक बार इस सवाल को मैं उधर पूरा छाप देता हूं, फिर बात करते हैं अपन। एचसीएफ 306 और 657 का 9 दे रखा है। अगला सवाल है चौथा प्रश्न, एचसीएफ 306 और 657 का कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। इसको थोड़ा सा अपन यहाँ पे छाप देते हैं, 9 दिया गया है। तो हमें क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है, जिसके अंदर संख्याएं दे रखी है 306 और 657। एलसीएम ज्ञात करो, ये प्रश्न था ना, देखना ध्यान से। अगर इस सवाल में ये कह देता कि डायरेक्ट की अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो हम वो वाला प्रोसेस लगा सकते थे। कौन सा? कि दोनों संख्याओं को साथ में लिख के उसके फैक्टर निकाल के और जो आवे उसका गुणा करवा लो, ऐसा हम ट्राई कर सकते थे। पर कब? जब वो कह देता कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हल कीजिए। अभी अभाज्य गुणनखंड विधि का नाम आया क्या? नहीं आया भाई। और दूसरी बात यह है कि यहां पर हमें एचसीएफ दे रखा है। जब हम एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकाल सकते हैं तो इस एचसीएफ को हमें क्यों दिया इसने? इस एचसीएफ को क्यों दिया? क्योंकि ये तो कहीं जरूरत ही नहीं पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि अगर हम वैसे निकालेंगे तो कहां पे चाहिए एचसीएफ? नहीं चाहिए। तो ये दे रखा है, तो इसका यूज करके हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। ठीक है भाई, तो इसका प्रयोग करके हमें एलसीएम निकालना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि वाला जो तरीका है वो तो इसमें हो जाता है फेल। और अब नया तरीका लगेगा जो आपने पहले पढ़ रखा है, फॉर्मूला आपने सुना हुआ है, दो पूर्णांकों का गुणनफल। दो पूर्णांकों का गुणनफल बराबर क्या लिखवाया था आपने? एचसीएफ इंटू एलसीएम। यही था भाई अपने। चलिए, तो इसको यहां पर यूज करेंगे। देखना, दो संख्याएं दे रखी है, एचसीएफ दे रखा 306 और 657 का 9। ये कोष्टक में लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये है पहली संख्या और ये है दूसरी संख्या। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, पहली संख्या को मान लूं ए, थोड़ा सा लिखने का तरीका ना, पहली संख्या को ए मान लूं तो क्या हो जाएगा 306, और फिर दूसरी संख्या को बी मान लूं, ये क्या हो जाएगा 657 हो जाएगा। ठीक है भाई। अब एचसीएफ दे रखा 9, तो यहां पर लिख दूं मैं एचसीएफ बराबर 9। डायरेक्ट लिख दूं, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि संख्याएं मैंने पहले ही उतार दी, ए बराबर बी बराबर, और एचसीएफ है 9, ये लिख दिया। तो हमें क्या फाइंड करना है? एलसीएम। तो अभी निकाल लेंगे एलसीएम भी। ये ध्यान से देखो, यहां पर हमें एलसीएम निकालना है। अब फॉर्मूला क्या था अपना? दो पूर्णांकों का गुणनफल। मैंने आपको बताया था, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे? दो पूर्णांकों का गुणनफल। दो पूर्णांकों का गुणा, ऐसा था फॉर्मूला, जिसके बराबर में क्या था? एच सी एफ इंटू एल सी एम, कुछ ऐसे ही था। तो मैंने बताया था आपको, ये जो लिखा हुआ है दो पूर्णांकों का गुणा, हम इसको क्या लिख सकते हैं? ए इंटू बी।
यानी कि ए माने पहली संख्या और बी यानी दूसरी संख्या। ठीक है, तो ये थोड़ा आसानी से समझ में आएगा। इसमें कंफ्यूज हो जाओगे तो दो पूर्णांकों के गुणनफल की जगह हम फॉर्मूला क्या लिख देंगे, a इंटू बी वाला यूज करके आंसर निकाल लेंगे, और वो आ जाता है तो उससे भी आप लिख सकते हो, गलत कोई नहीं होगा। तो फॉर्मूला क्या है, a इंटू बी बराबर एच सी एफ इंटू एल सी एम, ये फॉर्मूला है। a इंटू बी बराबर एच सी एफ इंटू एल सी एम। यहां पर a इंटू बी जो है ये क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल है। ठीक है, a यानी पहली संख्या, तो पहली संख्या हमारे पास कितनी है, 306 है, तो लीजिए सर लिख दिया 306। फिर बीच में मान लेते हैं इंटू, और b का मान कितना है 657, और बराबर में एच सी एफ हमें कितना दे रखा है यहाँ पर 9 दे रखा है HCF, तो ये लिख दिया 9, और फिर इंटू LCM। और गणित का सबसे बड़ा रूल सभी को पता ही है, क्या है भाई, कि अगर किसी मान की वैल्यू अगर निकालनी हो, x हो कुछ भी हो, किसी की वैल्यू अगर फाइंड करनी हो, तो जो ऐसा फॉर्मूला लगाते हैं जिसके अंदर बाकी सारे मान दिए गए हो और हमें जो निकालना है वही मान गायब हो। तो हमें निकालना है LCM, यह गायब है, बाकी A भी दे रखा है, B भी दे रखा है और HCF भी दे रखा है। ठीक, अब निकालना है LCM, तो या तो आप दो तरीके लगा सकते हो इसमें, कि एक तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करवा के फिर इसको डिवाइड में भेज के और फिर भाग लगाओ, और या दूसरा तरीका ये कि आप डायरेक्ट ही भेज दो, पहले गुणा मत करवाओ, और 306 इंटू 657, और इंटू वाली संख्या कहाँ पर आ जाती है, बटेवा में। तो इधर क्या बचेगा, 9 बच जाएगा, इधर ये आ गया, इधर 9, और इधर बच गया LCM। यहां तक आ गया समझ में भाई, कि 306 इंटू 657 था, एलसीएम का मान निकालना है, तो इंटू वाली संख्या को भेज दिया बटेवा में, तो उधर अकेला क्या बच गया, 9 एलसीएम बच गया, सॉरी है ना, एलसीएम बच गया। इधर 9 से भाग लगा देवे इसको, ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 3 27, और 3 बचेगा, हो जाएगा 36, 9 चौक 36, तो क्या बचेगा 34 इंटू 657, 9 3 27, 3 बचा 36 हो गया, 9 4 36, तो 34 इंटू 657। चलो इसको आगे ही लिखते हुए, 34 इंटू 657 बराबर LCM। अब इसका गुणा करवाना है, तो गुणा करवा लेते हैं। ये रहा 657 और ये है 34, 4 7 28, और ये 2 20, और 22 के 2 हासिल के 2, 4 से 24, और ये हो गए 26 इंटू 3 7 21 का 1, और ये 2 और 15, और ये 16 नहीं, 3 7 21 का 1, और ये 2 3 5 15 16 17 के 7 हासिल का 1, 3 6 18, और एक ये हो गए 19, और ये हो गया 8, और इधर हो गया 3, और इधर हो गया 6 6 12 13 के 3 हासिल का 1 9, और 10 12 के 2 हासिल का 1, और ये हो गया 22 338। तो ये इसका आ चुका है LCM। LCM 22,338। कैसे सोल्व किया, एक बार इसको अच्छे से वापस समझ लेते हैं। तो सवाल अपने पास था कि HCF ऑफ 306 और 657 का दे रखा 9, तो हमें निकालना है इसका LCM। दोनों संख्याएं कोष्टक में लिखी हुई है, तो पहली संख्या को मान लिया A और दूसरी संख्या को मान लिया अपन ने B, और इसके बाद में HCF कितना लिख दिया, 9 लिख दिया। LCM हमें निकालना है, तो ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया अपन ने, और ऐसा फॉर्मूला लगाओ जिसके अंदर इस जो 3 वैल्यूज दे रही है इनका यूज भी हो जाए और अपना आंसर भी आ जाए। तो अभाज्य गुणनखंड वाला तरीका तो इसके अंदर फेल है, क्योंकि ये दे रखा है तो इसको तो यूज करना ही पड़ेगा अपने को। तो A इंटू बी बराबर HCF इंटू LCM। यहाँ पे था दो पूर्णांकों का गुणनफल, A का मान 306 है, इंटू B का मान 657 है, बराबर में HCF की जगह क्या लिखा अपन ने, HCF की जगह इसका मान लिख दिया 9, और इंटू LCM का LCM का मान निकालना, इंटू वाले 9 चले गए बटे में 9 से इसको काटा, तो 34 इंटू 657, और फिर इसका गुणा करवा लिया अपन ने, तो आ चुका है 22,338, यानी 22,338 इसका वैल्यू हो चुका है। चलिए ये सवाल तो हो चुका है खत्म। अब अगले सवाल की बात करते हैं। तो अगला जो प्रश्न है अपने पास, अगला प्रश्न दे रखा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होता है या नहीं, ये प्रश्न दे रखा है। वैसे तो विशेष तौर पर माने अगर तो 5वां सवाल नहीं पढ़ना है आपको, और 6ठा सवाल भी नहीं पढ़ना है, पर आ चुके हैं तो इसको एक बार समझ लेते हैं। पर ये कभी एग्जाम के अंदर ना ही तो पूछे गए हैं और ना ही पूछे जाएंगे, इनका कोई मतलब नहीं है। पर अब पढ़ लिया सवाल को तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, 3 4 लाइन लगेगी इसमें। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात जो n दे रखी है वो अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं, ये हमें पता करना है। 6 की घात n दिया गया है, प्रश्न नंबर है अपना ये 5वां प्रश्न, किसी काम का नहीं है, ध्यान रखना। ये
6 की घात n लिखा हुआ है और पता करना है कि ये n का जो मान है, n क्या है, एक प्राकृत संख्या है, n एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे अपन बात करें, ऐसी संख्या जो जीरो पर समाप्त होती है। प्रश्न ने क्या पूछा कि भाई 6 की घात n जो है वो जीरो पर समाप्त हो सकती है या नहीं। ठीक है, तो अपन डिसाइड बाद में करेंगे, पहले एक उदाहरण लेते हैं। यहाँ पे जैसे 10 है, 10 के गुणनखंड क्या होता है, 2 × 5। और एक जैसे मैं 20 लूँ, यहाँ पे छोटा उदाहरण ले ले क्योंकि बड़े में गुणनखंड निकालने में ज़्यादा दिक्कत आती है और समझने में फिर प्रॉब्लम होती है। 20 के गुणनखंड 2 × 2 × 5 हो गया, ये 5 4 20 हो गया। 30 लेते हैं अगर अपन, तो 30 के गुणनखंड हो जाएंगे 3 × 2 × 5 हो गया। और एक लेता हूँ मैं यहाँ पर 15, ध्यान से देखिएगा, 15 के गुणनखंड 3 × 5 हो गए। एक और लूँ अगर मैं 16, तो 16 के गुणनखंड हो गए 2 × 2 × 2 × 2 हो गए। ये मैंने क्यों लिखा, अब ध्यान से देखिएगा आप। जैसे जीरो पर समाप्त होने वाली संख्या भी मैंने लिख दी यहाँ पे, और जीरो पे समाप्त नहीं होने वाली संख्या भी लिख दी। ये जीरो पे समाप्त हो रही है पीछे, ये भी जीरो पे समाप्त हो रही है, ये भी जीरो पे समाप्त हो रही है, ये जीरो पे समाप्त नहीं हो रही है और ये जीरो पे समाप्त नहीं हो रही है। तो आप इन पांचों उदाहरणों को देखकर डिसाइड करो कि भाई कौन सी संख्या जो है जीरो पर समाप्त हो रही है तो क्यों हो रही है, और नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही। ध्यान से देखना, जो संख्या जीरो पे समाप्त हो रही है ना, उसमें गुणनखंड में क्या आ रहा है, 2 × 5। ध्यान से देखो, ये भी 2 × 5 और ये भी 2 × 5। तीनों संख्याएं जीरो पे समाप्त हो रही हैं, तो उनके गुणनखंड में कहीं ना कहीं, चाहे एक बार ही हो या 2 बार ही हो, पर 2 × 5 2 × 5 2 × 5 जरूर आ रहा है गुणनखंड में। ठीक है, पर इसमें देखो आप, ये जीरो पे समाप्त नहीं हो रही है, तो इसमें देखो 5 तो आ रहा है पर 2 हमारे पास नहीं है। 2 नहीं है तो मैंने क्या कहा अभी कि 2 × 5 दोनों आएंगे तो वो जीरो पे समाप्त होगी, अदरवाइज वो नहीं होगी। तो यहां पर देखो 5 तो है पर जीरो नहीं है, सॉरी जीरो क्या, 2 नहीं है, तो ये समाप्त नहीं हो रही है जीरो पे। इसमें देखो, इसमें 2 तो है पूरे में, इसमें 2 तो है पर 5 है क्या, नहीं है, तो ये भी इसलिए जीरो पे समाप्त नहीं हो रहे हैं। यानी कि 6 जो है, इसका किसी भी संख्या का जीरो पर समाप्त होने के लिए, 6 का ही छोड़ो, कोई सी भी संख्या हो, उसका जीरो पर समाप्त होने के लिए उसके गुणनखंड में 2 × 5 होना बहुत ही जरूरी है। चाहे एक बार ही हो पर 2 और 5 होना चाहिए। इनमें नहीं है, देखो इसमें 2 नहीं है तो जीरो पे समाप्त नहीं हुआ, इसमें 5 नहीं है तो जीरो पे समाप्त नहीं हुआ। जिसमें 2 और 5 दोनों साथ में है वो जीरो पे समाप्त हो रही है, चाहे उसकी घात कितनी ही हो। यहां पर जैसे मैं लिख दूं 2 की घात 3 लिख दूं, अब पता करूं तो 2 की जगह क्या लिख दूं मैं, 4 लिख दूं, 4 की घात 50 कर दूं, ये जीरो पे समाप्त होगी या नहीं पता करना है। तो अंदर वाले की बात करेंगे अपन, तो 4 का 2 × 2 लिखे, क्या इसके अंदर 2 तो आ रहा पर 5 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है 5, इसका मतलब ये जीरो पे समाप्त नहीं होगी। तो यही रूल अपना इस सवाल पर भी आपको लागू करना है और अच्छे से इसका आंसर आपको लिखना है और समझना है। ध्यान से देखिए, 6 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो 6 के गुणनखंड निकालो। जैसे 6 की पावर n लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 6 के गुणनखंड 2 × क्या होते हैं 3 और पावर n। क्या इसके गुणनखंड में 2 × 5 आ रहा है क्या भाई, 2 × 5 है ना, 2 × 5 चाहिए, 2 तो आ रहा है पर 5 नहीं आ रहा है, तो हम लिखेंगे यहां पर, यहां प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n जीरो पर समाप्त नहीं होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, तो क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंडों, इसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 × 5 का युग्म नहीं है, नहीं है। आ गया समझ में। तो वही संख्या जीरो पर समाप्त होगी, वही संख्या जीरो पर समाप्त होगी जिसके गुणनखंड में क्या आ जावे, 2 और 5 दोनों आ जावे इनटू में। क्लियर। तो ये था अपना 5वां सवाल। अब बात करते हैं अपन अगले छठे सवाल की। छठा सवाल क्या कहता है, छठा भी काम का नहीं है, ध्यान रखना, पूछा नहीं जाता है और पूछा भी नहीं है पहले भी। व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। अब भाज्य संख्याएं क्यों हैं, तो भाग जाता है इसलिए भाज्य संख्याएं हैं।
किसी अदर संख्या का भाग चला जाता है तो भाज्य है, और अदर संख्या का भाग नहीं जाता है तो वो क्या हो जाएगा, अभाज्य हो जाएगा। ठीक है, फिर भी इसको लिखना चाहे अपन तो लिख देते हैं। जैसे इसका पहला है 7 × 11 × 13 + 13, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं अपन। छठा प्रश्न, 7 × 11 × 13 + 13, ये लिखा हुआ है। दो तरीके हैं इसके भाई। क्या तरीका, एक तो तीनों संख्याओं का गुणा करवा के उसमें 13 जोड़ दो, ठीक है, और फिर कह देंगे भाई इसमें इसका भाग जा रहा है, इसका भी जा रहा है, इसका भी जा रहा है, तो ये भाज्य है। और एक डायरेक्ट वाला तरीका है, डायरेक्ट वाला तरीका लगाना हमारे लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि देखना इधर यहाँ तक तो ये इनटू में है और यहाँ तक ये प्लस में है, तो दोनों में क्या सेम मिल रहा, मुझे ये बताओ। 13 सेम मिल रहा, नहीं मिल रहा भाई? यहाँ पर भी 13 है और यहाँ पर भी 13 है, दोनों में 13 सेम मिल रहा है, तो 13 ले लिया कॉमन, 13 हमने ले लिया कॉमन ले लिया। अब 13 कॉमन ले लिया तो फिर बचा कितना, देखना 7 बचा × 11 बचा और प्लस का क्या बचा, इधर 1 बचा, कुछ नहीं बचा तो 1 ही लिखते हैं अपन। 7 × 11, 7 × 11 और 13 निकल गया प्लस, और यहाँ से भी 13 निकल गया। यूं मत सोच लेना कि सर कॉमन लिया तो 2 बार 13 आएगा, कॉमन लेते हैं तो एक बार ही बार वो संख्या आती है, चाहे अंदर कितनी ही बार हो। ठीक, तो 13 ले लिया कॉमन, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं बचा, तो ये संख्या बची हुई थी प्लस प्लस, इधर कुछ नहीं बचा तो 1 लिख दिया। कैसे लेते हैं कॉमन, भाग लगा के लेते हैं, पर अपन डायरेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर जैसे इसको सोल्व करें अपन तो ये हो गया 13, यहाँ पर कोष्टक 7 × 11 कितना हो जाएगा 77, और प्लस कितना आ जाएगा 1, 13, और बीच में कुछ नहीं, इंटू मान लेते हैं, कोष्टक को हटा के 78 लिख देते हैं। मुझे ये बताओ, हम प्रश्न ने पूछा कि ये जो संख्याएं हैं भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ये हमें बताना है, भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो अभाज्य, इसका उल्टा बात करें, अभाज्य कब होती है? अभाज्य जब होती है मेरे साथियों, जब कोई संख्या दे रखी हो, उसके अंदर एक और खुद के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता, तो हम इसका गुणा करवाएंगे तो बड़ी संख्या आएगी। तो मुझे ये बताओ, इनटू में 13 दे रखा, इसमें 13 का भाग जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा। और इसमें 78 है तो 2 का भाग भी जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा। और 78 का भाग भी जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा। इतनी सारी संख्याओं का भाग जा रहा है तो ये अभाज्य कैसे होगी? भाज्य ही होगी ना। तो छोटा सा एक लाइन लिख देते हैं यहां पर, यह, या यूं लिख देते हैं, इसमें 13, 2, 78 और भी है ना आदि, आदि का आदि लिख दो, आदि संख्याओं का भाग जाता है, अतः 7 × 11 × 13 + 13 क्या हो जाएगी? भाज्य होगी। समझ गए इस चीज को? अदर संख्याओं का भाग भी जा रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगी? भाज्य हो जाएगी। ये था इसका पहला सवाल। अब बात करते हैं अपन दूसरे सवाल की। दूसरा प्रश्न क्या दे रखा है, इसको देखिएगा ध्यान से। दूसरा दे रखा है इसी के अंदर 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और फिर +5। इसका भी कारण बताना है हमें, तो बता देंगे भाई। इसमें क्या, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 ये दे रखा, फिर प्लस और यहां पर है 5 दे रखा, ये रहा 5। तो इसको भी बताना है कि ये भाज्य संख्या हैं तो क्यों है। ठीक है, सेम प्रोसेस वही, ये पूरी संख्या यहां से यहां तक इंटू में 7 में है और ये बेचारी अकेली है। तो क्या करेंगे हम, इन 7 वाले में से और अकेली संख्या में से जो सेम मिल रहा है उसको बाहर खींच लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहां पर ध्यान से देखो 5 है और इधर भी क्या है 5 है, दोनों में 5 5 सेम है, तो 5 को अपन खींचेंगे बाहर, यानी कॉमन ले लेंगे। तो क्या आएगा आंसर अपना, देखना 5 ले लिया बाहर तो बचा कितना, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 और फिर प्लस, इधर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। प्लस के बाद अगर 5 कॉमन लिया तो ये 5 तो बाहर निकल गया, तो कुछ नहीं बचा। तो 5 में 5 का भाग लगाते तो 1 आता नहीं आता, तो यूँ समझ लो भाई कुछ नहीं बच रहा, डायरेक्ट ही 1 लिख दो, भाग समझने की जरूरत नहीं। इधर भी 5 निकल गया तो बाकी संख्या थी लिख दिया अपन ने। अब इसको आगे सोल्व करो या फिर इसको यहीं पर स्टॉप कर दो। हम कहते हैं कि जैसे ये जितनी भी संख्याएं आएगी उसके गुणा में क्या है 5, मतलब
ये जिस इस संख्या का जो आंसर आएगा उसको किससे गुणा करवाएंगे अपन, 5 से गुणा करवाएंगे, तो संख्या क्या होगी, बड़ी होगी या नहीं होगी, बड़ी होगी। और उस बड़ी संख्या को अपन कब गुणा करवा, जब इसको इससे गुणा करवाने पर बड़ा आंसर आए, इसका मतलब इसके अंदर किसका भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा। और भी बहुत सारी संख्या का जाएगा, पर हमें तो एक संख्या बतानी है। क्यों, क्योंकि भाज्य कब होती है, जब एक तो खुद और एक के अलावा किसी और संख्या का भाग चला जाता है। तो इसका आंसर बड़ा आएगा, उसमें किसका भाग जा रहा, 5 का। तो लिख देते हैं अपन, इसका जो आंसर आएगा डायरेक्ट लिख देते हैं अपन, जो कि 5 से, या यूं लिखे, इसमें 5 का भाग जाएगा, अतः दी गई संख्या, अतः दी गई संख्या कौन सी थी, तो लिख दो यहाँ पे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और फिर प्लस 5, क्या हो जाएगी, भाज्य होगी। पूछा नहीं जाता है और पहले भी कभी नहीं पूछा गया, पर अपन ने एक बार इसको पढ़ लिया तो समझ लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये था अपना सवाल। अब बात करते हैं अगले लास्ट प्रश्न की। लास्ट वाला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। आंसर इसके छोटे हैं पर सवाल बड़ा है। सवाल ये कहता है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी एक वृत्त बना लो, उसके चारों तरफ एक पथ दौड़ने के लिए दे रखा है। तो इस मैदान का एक चक्कर लगाने में भाई साहब सोनिया जो है वो तो 18 मिनट लगाती है, और जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि जो भाई साहब हैं वो 12 मिनट लेते हैं। यानी रवि जो है वो थोड़ा सा तेज दौड़ता है और सोनिया स्लो दौड़ती है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये था अपना प्रश्न नंबर 7वां तो आपको पढ़ना है। वैसे ये एक वृत्ताकार बना लिया मैदान अपन ने, जिसके चारों तरफ एक रास्ता है। यहां पर इस लाइन पर जो है वो दोनों दौड़ते हैं। एक तो सोनिया और दूसरा है यहां पर रवि। ठीक है, सोनिया मैडम जो है इस ग्राउंड के चक्कर लगाने में 18 मिनट का समय लेती हैं, और रवि जो है वो यहां पर लेते हैं 12 मिनट, 18 और 12 मिनट। तो जैसे कि रवि जो यहां पर दौड़ेगा तो वो जल्दी अपना चक्कर पूरा कर लेगा, और सोनिया जो है उससे लेट चक्कर पूरा करेगी, तो रवि क्या होगा, आगे निकल जाएगा। तो हमें अब ये बताना है कि ये दौड़ते जाएंगे, कितने समय के बाद जहां से इन्होंने दौड़ना प्रारंभ किया वहां पर वो एक साथ मिलेंगे। कभी ना कभी तो मिलेंगे भाई। क्यों, क्योंकि एक तेज दौड़ रहा है तो वो ज्यादा चक्कर लगाएगा, तो अगले चक्कर में और फास्ट दौड़ेगा, तो एक ऐसा चक्कर आएगा जब दोनों अपने प्रारंभिक स्थान पर एक साथ गुजरेंगे उस स्थान से। तो ये हमें पता करना है कि कितने मिनट के बाद ऐसा करना है। जब ऐसा पूछ लेवे कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में दौड़ते हैं, और फिर कितने समय के बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ऐसा पूछ लेवे, तो आपको याद रखना है कि इस सवाल में आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अब निकालना कैसे है एलसीएम, तो आपको सभी को पता है कि दोनों संख्याओं को क्या लेते हैं, साथ में लेते हैं। तो ये ले लिया 18 और ये ले लिया 12। 2 से डिवाइड करा इसको 9 बार, और इधर जाएगा 6 बार। फिर डिवाइड करा 2 से इसको, ये नहीं होगा, और ये 3 बार। फिर 3 का भाग लगाया इसमें 3 बार, और ये 1 बार, और फिर इधर 3 का भाग, ये 1 बार और ये भी 1 बार। तो ये अपना जो आंसर आएगा इसको लिखना कैसे है, ऐसे लिखेंगे अपन यहाँ पर LCM बराबर 2 इंटू 2 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो LCM बराबर क्या हो जाएगा, 2 2 4 और 4 3 12, 12 3 36। ये 36 आ गया। यहीं पर अपना आंसर खत्म नहीं होता है। अपन सोच लेते हैं कि एलसीएम निकाल लिया तो अपना आंसर जो है वो क्या हो गया, खत्म हो गया। पर आगे थोड़ा सा इसको लैंग्वेज में भी लिखना पड़ता है। सवाल ने क्या पूछा था, सवाल ने ये पूछा था कि कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कितने समय बाद, सवाल किस में चल रहा था, अभी ध्यान से देखो, 18 मिनट, इधर 12 मिनट, इसका मतलब ये मिनट में चल रहा था। तो यानी 36 जो आया वो भी किसके अंदर आया, मिनट में आया। तो हम लिखेंगे अतः सोनिया व
रवि 36 मिनट आया, तो ये लिख दिया 36 मिनट के बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कितने मिनट के बाद मिलेंगे? तो 36 मिनट के बाद वो पुनः उसी प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ये आज का जो चैप्टर है दोस्तों, यहाँ पर 1.1 जो है अपन ने 2 क्लास में या 3 क्लास में अच्छे से कवर कर लिया है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा, अगर आपने 10% भी ध्यान इधर दिया है तो दोस्तों मिलते हैं अगली नई क्लास के अंदर, जिसके अंदर अपन जो है चैप्टर 1.2 को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। बने रहे हमारे साथ। सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को सीताराम।